हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज संडे के दिन हम एक चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं और चार्ट ऑफ द वीक में हम जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है मार्केट में वो ये कि अगर हम ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स को अगर फंडामेंटल्स के साथ और बिजनेस के साथ अगर जोड़ के करें तो उसमें हमारे विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसलिए मैं साथ में उनके फंडामेंटल्स और बिजनेस एनालिसिस को भी अक्सर करता हूं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस उस चीज़ के ऊपर नहीं देते हैं क्योंकि ये चार्ट ऑफ द वीक है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस कंपनी को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक में। तो उसके जितने भी रीजंस हैं मैं वो सारे रीजंस आपके सामने बताऊंगा और एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। तो सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज SIS इसका बिजनेस क्या है, ये अगर आप यहाँ पे साफ साफ भी देखते हो, इसकी वेबसाइट पर हम लोग गए हैं कि इंडियाज लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी, इंडियाज लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस एंड इंडियाज लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कैश लॉजिस्टिक्स कंपनी। तो इन सब चीजों में ये नंबर 1 नंबर 2 इन दोनों में ही है। 3 बिजनेस हैं इसके, ये कैश लॉजिस्टिक्स में है, ये सिक्योरिटीज में है और ये फैसिलिटी मैनेजमेंट में है। अगर आप यहां पर भी देखोगे तो सिक्योरिटीज में है, लॉजिस्टिक्स में है एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में है। और जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में सिक्योरिटी गार्ड्स की जो सर्विसेज हैं या जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है, ये बिजनेस कितनी स्पीड से बढ़ने वाला है। जितनी ज्यादा न्यू कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती रहेंगी और जितना ज्यादा हमारा अर्बनाइजेशन होता रहेगा, रेसिडेंशियल टावर्स बनते रहेंगे, हाई राइजेस बनते रहेंगे, उतना ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ती रहेगी। आप कभी भी देखोगे कि नई कोई भी बिल्डिंग बनती है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो और वो चाहे हमारा कमर्शियल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग हो, कोई भी बिल्डिंग हो, उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स और फैसिलिटी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जैसे जैसे हमारा इंडिया ग्रो करता रहेगा, इसकी यहां पर डिमांड बढ़ती रहेगी। तो ये एक बहुत ही हाई ग्रोथ वाला बिजनेस है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड आनी ही आनी है। अगर इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो मैंने पहले कुछ टाइम पहले इसकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में इस बिजनेस को पूरा का पूरा डिस्कस किया था। अगर आप जाओगे यूट्यूब पर तो यूट्यूब पर जाकर अगर आप सर्च करते हो SIS विवेक सिंघल के नाम से तो हमारी ये वीडियो निकल के आ जानी चाहिए। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, यहाँ पर SIS विवेक सिंघल के नाम से हम सर्च किया हमने तो यहाँ पर ये निकल कर आ गया। ये मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी और आप इस वीडियो को अगर देखोगे तो डिटेल में पूरी इसकी मैंने एनालिसिस की हुई है, जो बिजनेस एनालिसिस है। और अगर हम फिर आगे चलते हैं, आगे चल के हम इसके एक बार फाइनेंशियल्स की तरफ देखते हैं तो 5,976 करोड़ की कंपनी है, मीन 6,000 करोड़ की कंपनी है एंड ये लगभग $1 बिलियन की कंपनी अभी हो जाएगी अगर यहाँ से 20% के आसपास भी ऊपर जाती है। और प्राइस मींस प्राइस जो प्राइस अर्निंग रेशियो है दैट इज 24.9 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.2 है। तो 18.2% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह के बिजनेस पर और इस पैंडेमिक के टाइम में एक काफी रेस्पेक्टेबल फिगर है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73.7% है। 73.7% प्रोमोटर्स की होल्डिंग होना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि प्रोमोटर्स का अपनी कंपनी में कितना विश्वास है। जहां तक प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग 0.20 है, तो ये 1% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है। तो ये एक बिल्कुल ही ऐसी फिगर है जिसको कंप्लीटली इग्नोर किया जा सकता है। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो इज 36%। अब यहां पर मैं हमेशा जनरली एक कोशिश करता हूं कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0 के आसपास होना चाहिए। यहां पर 36% है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसको समझने के लिए अगर हम एक बार बैलेंस शीट में चले जाते हैं तो बैलेंस शीट में आप देखोगे जो इनका बोरोइंग था वो 1214 करोड़ था, जो कम होकर 579 करोड़ हो गया है। यानी कि इन्होंने यहां पर मोर देन 600 करोड़ का इन्होंने यहां पर डेट को रीपे किया है। और जो इनके पास बोरोइंग है अभी 579 करोड़ की, उससे ज्यादा इनके पास अभी भी कैश है। इनके पास कैश अवेलेबल है 873 करोड़ का। तो 873 करोड़ में से अगर ये आज का पूरा बोरोइंग पे भी कर देते हैं तो भी इनके पास 300 करोड़ से ज्यादा का कैश अवेलेबल है। तो इसको नेट डेट मींस नेट डेट कंपनी कहते हैं कि नेट डेट मींस यहां पर कि ये इनके पास जीरो डेट है। तो नेट डेट जीरो होता है ये कि डेट तो है लेकिन कैश उससे ज्यादा है। तो फाइनली अगर नेट करके कैलकुलेशन करें, उसको लेस करके कैलकुलेशन करें तो हमारे पास अपना कैश है। तो ये जीरो डेट कंपनी इस तरीके से मानी जा सकती है। और उसके बाद में अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स आप देख सकते हो कि 2400 को 2600, 3000, 3500, 3800, 4300,
5800, 7000, 8400, 8700 पिछले 8-10 सालों में, 8-10 ईयर्स में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी रेवेन्यू कम हुई हो। उसके बाद में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8600, 57, 69, 63, 76 यहाँ पर ये थोड़ा सा सेम रेंज में ही था। उसके बाद में 112, 162, 216, 225, 239, ये जो यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में, ये भी अमेजिंग चीज है। उसके बाद में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी यहाँ पर कंसिस्टेंसी है। अब से 10-12 क्वार्टर पहले 1500 करोड़ की रेवेन्यू थी, अभी 2100 करोड़ की रेवेन्यू है। और यहाँ पर 40 के आसपास का जो नेट प्रॉफिट आता था वो अभी 108 का आया है लेटेस्ट में, जो कि लार्जेस्ट एवर है पिछले 10-12 क्वार्टर्स में, और लार्जेस्ट एवर ही इनका नेट प्रॉफिट है पिछले कई सालों में। तो जब लार्जेस्ट एवर की बात आती है उसके बाद में जीरो डेट हो जाती है कंपनी। और अगर हम इसमें कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो हमेशा से पॉजिटिव रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा का सारा कंपनी के बुक्स में आता है, इनको रिसीव होता है। और यहाँ पर अगर हम इसके प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास हम 73.71% का स्टेक है, यानी कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने प्रोमोटर्स ने यहाँ पर होल्डिंग को बढ़ाया है, नहीं थोड़ा सा कम किया है, सॉरी बढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा कम किया है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोमोटर्स हैं, हो सकता है उनमें से किसी ने एग्जिट किया हो। और अगर यहाँ पर प्रोमोटर की हिस्सेदारी को देखें तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, छोटा सा है। लेकिन एफआईआई ने क्या किया है, एफआईआई ने यहाँ पर पैसा बढ़ाया है, डीआई ने थोड़ा सा कम किया है। और जो पब्लिक है, पब्लिक के पास 7% है। लेकिन अगर पब्लिक को इसको थोड़ा सा लंबे टाइम में देखें तो एफआईआई के पास जो 5.73% था वो बढ़ते हुए 12.53% हो गया है, और डीआईआई के पास जो 4.79% था वो बढ़ते हुए 6.6% हो गया है, और पब्लिक के पास जो 14% था वो कम होते हुए 7% रह गया है। यानी कि पब्लिक से सारा माल खरीद के डीआईआई और एफआईआई ने अपने पास भर लिया है। और अगर पब्लिक की भी बात करें तो पब्लिक में भी यहाँ पर 1.29% अपना थॉमस फेडरिक बर्गलैंड के पास है, और हाकन गस्ताफ ऑस्कर विनबर्ग के पास 1.29% है। तो यहाँ पर ये 1.29 इन दोनों के पास है, यानी कि 7% में से 2.6% इनके पास है। तो ये हमारे पास पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 4.5% के आसपास की फिगर बचती है, यानी कि 100 में से सिर्फ 4.5% के आसपास रिटेलर्स के पास है। और ये रिटेलर्स के पास भी हो सकता है कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स में इसमें बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग हो। उसका रीजन है कि यहाँ पर सिर्फ 1% से ज्यादा की जो शेयर होल्डिंग होती है सिर्फ उसी को दिखाया जाता है, उससे कम को यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। तो ये जो सारे नंबर्स हैं अमेजिंग नंबर्स हैं, इसमें कुछ भी क्वेश्चन मार्क लगता ही नहीं है कहीं पर भी। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न्स की बात करें, जहां पर हम ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स में हमेशा डिस्कस करता हूं। ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स में सबसे ज्यादा जो अमेजिंग यहाँ पर बात है कि ये पिछले कई साल के यहाँ पर ये सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम 2017 की बात करें, अगस्त 2017 की हम बात करें, तो ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स हो चुके हैं। 3.5 ईयर्स के ये सपोर्ट के आसपास है। तो ये मतलब एक इतनी अच्छी सपोर्ट लेवल है, मैं तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ इस चीज़ से कि ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है मैं आपको बताऊंगा, और क्यों जा सकता है वो भी बताऊंगा। हाईएस्ट एवर के हिसाब से जब मैं बात करता हूँ तो ये शेयर प्राइस आराम से 700 तो जा ही सकता है, क्योंकि जब हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स आते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होती है, तो हाईएस्ट एवर प्राइस भी जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं होती। तो ये मेरा जो थोड़ा सा टारगेट है वो 700 के आसपास है। उसके बाद में अगर हम ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न की बात करें तो सपोर्ट पर भी है, सपोर्ट के पास से चीजें अक्सर हमेशा ऊपर को घूमती हैं। उसके बाद में एक और जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न आता है वो आता है हमारा ये राउंडिंग, यहाँ से जिसको मैं राउंडिंग फॉल कहता हूं। तो ये एक्यूमुलेशन होती है, एक्यूमुलेशन का ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो फॉल है वो एक्यूमुलेशन के थ्रू है, यानी कि ये पब्लिक को माल बेचा नहीं गया, पब्लिक से माल धीरे धीरे गिरावट दिखा के खरीदा गया है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये एक यहाँ पर रेसिस्टेंस था जो लगातार रेसिस्टेंस बना, और रेसिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद में सेम ही लेवल पर अगर आप देखोगे तो ये सेम लेवल पर ही आते हुए यहाँ पर सपोर्ट भी लेगा। और सपोर्ट लेगा वो मैं बताता हूँ, वो सपोर्ट कैसे किस बेस पर ले सकता है। तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट बिल्कुल स्ट्रेट था, स्ट्रेट के बाद नीचे आना शुरू हुआ। अब यहाँ पर जो एक और पैटर्न बन रहा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और ये हेड एंड शोल्डर का रूप लेगा मेरे हिसाब से। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये इस तरीके से शोल्डर, उसके बाद में ये हेड, उसके बाद में ये शोल्डर, और उसके बाद में ब्रेकआउट। तो यहां से ये इसका जो इमीडिएट मुझे ऊपर की तरफ को टारगेट नजर आता है वो ये है कि ये नेकलाइन भी छूने आएगा तो करंट प्राइस से लेकर 472 तक का तो यहां से सीधा सीधा रास्ता नजर आता है
कि ये यहाँ से आप मान के चलो कि 16.93 यानी कि 17% तो ये सीधा सीधा है। उसके बाद में अगर हम इसी को ब्रेकआउट से ऊपर लगा लें इस पूरे पैटर्न को, तो करंट प्राइस से लेकर और ब्रेकआउट तक का जो लेवल आता है, इतना हमारा गुंजाइश आती है। ब्रेकआउट के बाद जो आएगा वो 34.18% आता है। उसके बाद में अगर मैं इसको सिंपल कॉन्सेप्ट जो अपना है कि लाइफ टाइम हाई तक के लिए इसको रखा जाए, क्योंकि इसके लाइफ टाइम हाई रिजल्ट्स हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए तो करंट प्राइस से जो लाइफ टाइम हाई तक का जो इसका स्टेट आता है, ये आता है टारगेट इसका 72%। तो अब जब मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं कि 72%, 70%, 73%, तो ये मैं सारी बातें अपनी एनालिसिस के हिसाब से कर रहा हूं। मैं यहाँ पर आपको खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा हूं, तो आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से लेना है। लेकिन मैंने आपको एनालाइज करना सिखा दिया कि इस तरह के किस चार्ट को किस तरीके से समझा जाता है। जब मल्टी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं तो उसमें विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और खासतौर से जब जब कंपनी अच्छा कर रही हो, कंपनी के ऊपर लोन खत्म हो चुका हो ऑलमोस्ट, और उसके चार्ट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। तो दिस वॉज द चार्ट फॉर द डे। चार्ट फॉर द डे मैं कह सकता हूं, लेकिन चार्ट ऑफ द वीक है ये बेसिकली। तो सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इज द कंपनी नेम एंड SIS इज द कोड। तो इसको आप अपने हिसाब से देखना। मैं इसमें बायर हूं, और इसमें मैं कम से कम लाइफ टाइम हाई तक के लिए बायर हूं, ये मैं अभी बता देता हूं। तो कई बार कमेंट्स में ये पूछते हैं कि थोड़ा सा बढ़ने के बाद में कि विवेक भाई इसका क्या करें, तो मैं अपना बता देता हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं इसमें कम से कम 700 के प्राइस तक के लिए बायर हूं। मैं इसको उससे पहले नहीं बेचने वाला। तो अगर मान लो मैंने इसको 4 लाख के शेयर्स खरीदे तो 7 लाख के टारगेट के लिए कम से कम मैं इसमें बायर हूं। तो इस तरह के ये लंबे टारगेट्स हैं, इसमें मैं बीच में कहीं भी नहीं निकलने वाला। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्विटास होल्डिंग में मैं बायर हूं, और मैं उसको 200 से पहले नहीं बेचने वाला। 49 के आसपास परचेज किया था, 4 गुना होने का टारगेट था, यहां पर 70% का टारगेट है, तो मैं इससे पहले इसमें से नहीं निकलने वाला हूं। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।